हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अक्षय कुमार और आप देख रहे हैं द सीडेटिव डॉक्टर। तो आज के इस वीडियो में हमारे डिस्कशन का टॉपिक होने जा रहा है COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। बहुत सारे लोगों का ये रिक्वेस्ट था इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए। मैंने इंस्टा पर भी पोल डाला था, उसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने COPD पर ही वोट किया, तो इसलिए मैं इसी टॉपिक पर डिस्कशन लेकर आया हूँ। आई होप आप सभी लोगों को समझ आएगा कि ये COPD क्या है, क्योंकि यहाँ पर हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि ये COPD क्यों होता है, ये क्या होता है, क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं हमें पेशेंट के बॉडी में, ये आगे चलकर और कौन कौन से बीमारी में कॉम्प्लिकेट कर सकता है, इसे हम कैसे डायग्नोज कैसे पता करते हैं, और सबसे लास्ट में इसका निवारण क्या है, इसे हम कैसे ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। COPD, अब ये जो डिजीज़ है, ये जो बीमारी है ना, इसके बारे में इसके नाम में ही छुपा है। इसका जो नाम है, इसके नाम में ही इसका डिफिनीशन छुपा है, इसकी परिभाषा छुपी हुई है इसके नाम के अंदर ही। कैसे, वो समझते हैं। हमारा पहला वर्ड है COPD में, पहला है C मीन्स क्रोनिक। तो देखिए, मेडिकल फील्ड में दो टर्म होते हैं, पहला क्रोनिक और दूसरा एक्यूट। इस दोनों में अंतर क्या है पहले वो समझिए। एक्यूट कुछ ऐसा कंडीशन जो कि हमारे पेशेंट के बॉडी में तुरंत ही उत्पन्न हुआ हो, काफ़ी लंबे समय से वो पेशेंट के बॉडी में ना हो, वो तुरंत ही उत्पन्न हुआ हो और वो जल्दी ठीक भी हो जाता है, जो हमारा एक्यूट कंडीशन होता है। एट द सेम टाइम क्रोनिक उस कंडीशन को कहते हैं जो कि हमारे पेशेंट के बॉडी में काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है, काफ़ी लंबे समय से प्रेजेंट है और वो धीरे 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 करके और बढ़ता जा रहा है। इस कंडीशन को रिकवर करने में काफ़ी समय भी लगता है, ये जल्दी रिकवर नहीं होता है और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट भी कर सकता है। तो ये हुआ क्रोनिक और एक्यूट में अंतर। तो यहाँ पे क्रोनिक है अर्थात कि हमारे पेशेंट के बॉडी में काफ़ी लंबे समय से कुछ चेंजेस, कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। अब वो क्या परिवर्तन हो रहे हैं आगे देखते हैं। जो हमारा अगला वर्ड है वो है ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव यानी कि रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन, अर्थात कि हमारे पेशेंट के बॉडी में, यहाँ पर हमने रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कशन करना है, तो हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम में किसी तरह का कोई रुकावट है जो कि काफ़ी लंबे समय से होता आ रहा है। ठीक है, तो यही हमारा मेन कंसेप्ट है COPD का। कि COPD में क्या होता है कि जो हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़े में जो हवा जाता है, हम सांस लेते हैं, तो सबसे पहले तो हमने सांस लिया, नाक से सांस लिया और वो ऑक्सीजन हमारे नाक से होते हुए ट्रैकिया में एंटर किया। ट्रैकिया क्या होता है, तो नाक से एक पाइप कनेक्टेड होता है जो कि गले में वो पाइप होता है, उसे हम ट्रैकिया बोलते हैं। उस पाइप के थ्रू ही हमारा ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों तक पहुंचता है। तो ट्रैकिया में हमारा ऑक्सीजन गया, वो ट्रैकिया आकर फिर लेफ्ट और राइट दो भाग में बंट जाता है, एक दाहिना साइड जाता है और एक बाएं साइड में जाता है। वो दाहिने और बाएं साइड में जो जाता है उसे हम ब्रोंकस कहते हैं, दैट इज द प्राइमरी ब्रोंकस। जो लेफ्ट साइड का ब्रोंकस है उसे लेफ्ट ब्रोंकस कहते हैं और वो लेफ्ट लंग में जाकर ऑक्सीजन पहुंचाता है। और जो राइट साइड में है उसे हम राइट ब्रोंकस कहते हैं और वो राइट लंग्स में जाकर ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो यहाँ पर COPD में क्या होता है, इसी ब्रोंकस का जो दीवार है, इस ब्रोंकस के दीवार में कुछ एबनॉर्मल टिश्यू, कुछ फाइब्रस टिश्यू, ऐसा कुछ टिश्यू जो कि वहां पर नहीं होना चाहिए था, कुछ एबनॉर्मल टिश्यू उस ब्रोंकस के दीवार में आकर जम जाते हैं, जिसके कारण उस ब्रोंकस, उस नली, उस पाइप के अंदर का जो स्पेस है वो स्पेस कम हो जाता है। जैसे ही स्पेस कम होगा तो पहले जितना ऑक्सीजन उसके थ्रू पास करता था, पहले जितना ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों तक पहुंचता था, अब उससे कम ऑक्सीजन पहुंचेगा, क्योंकि वो रास्ता अब छोटा हो चुका है। छोटा क्यों हुआ है, क्योंकि वो जो ब्रोंकस है, वो जो हवा का नली है, उस नली में, उस पाइप के दीवार में कुछ एबनॉर्मल, कुछ ऐसे टिश्यूज आकर जमा हो गए हैं जिनका वहां पर कोई काम नहीं है, जिनका वहां पर कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और उस कारण से वो रास्ता छोटा हो गया, नैरो हो गया है। तो जैसे ही रास्ता छोटा हुआ तो ऑक्सीजन एक सही अमाउंट में हमारे लंग्स तक नहीं पहुंच पाएगा। जितना रिक्वायरमेंट है हमारे पेशेंट के बॉडी में, उतना एक सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। और इसी कारण से क्या होगा कि बहुत सारी परेशानियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि ऑक्सीजन ही कम हमारे बॉडी के अंदर इनहेल हो पा रहा है। हम सांस ही जो ले रहे हैं वो कम ऑक्सीजन ले रहे हैं, जितना हमें चाहिए उतना ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं, तो बॉडी का रिक्वायरमेंट पूरा ही नहीं होगा। बॉडी को फंक्शन भी करना है, बॉडी के हर एक ऑर्गन, बॉडी के हर एक हिस्से में हमें ऑक्सीजन चाहिए एक प्रॉपर अमाउंट में। उतना ऑक्सीजन हम ले नहीं पा रहे हैं तो परेशानियां तो स्वाभाविक बातें होंगी ही। ठीक है, तो ये एक मेन कंसेप्ट है कि COPD क्या होता है, इसका नाम क्यों ऐसा है COPD। ठीक है, अब इसके बाद अगर बात करें कि ये COPD क्यों होता है, वो जो मैंने बताया कि ब्रोंकस के दीवार पर कुछ अनचाहे टिश्यूज आकर जमा हो जाते हैं, तो वो क्यों, ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहला जो सबसे कॉमन रीज़न है वो हमारा है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर।
यानी कि बहुत सारे लोग जो कि कुछ ऐसे जगह काम करते हैं जहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे धूल कण ये सब बहुत ज़्यादा हवा में रहते हैं और वो उसी में सांस लेते हैं, तो उस कारण से ये हो सकता है। फॉर एग्जांपल ऐसे वर्कर्स जो कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं, कोल माइनिंग में काम करते हैं, इन सभी जगह क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डस्ट होता है और उसी डस्ट में उन्हें सांस लेना पड़ता है, ब्रीदिंग करना पड़ता है और उसी के कारण ऐसा कंडीशन सीओपीडी का कंडीशन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो सबसे कॉमन रीज़न अभी के समय में है वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कॉज है सीओपीडी का, और सीओपीडी के साथ साथ बहुत सारे अलग रिस्पिरेटरी और हार्ट के डिजीज़ का भी एक बहुत बड़ा कारण अभी के समय में स्मोकिंग भी है। तो स्मोकिंग हुआ। देन फिर तीसरा एक कारण हमारा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है। अब ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या है, अगर आप नहीं जानते तो बताइएगा, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं अच्छे से समझा दूंगा कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या होता है और इसका ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ। तो ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के कारण ही होता है। अगला अस्थमा के कारण भी हो सकता है। दिन फिर स्नोफीलिया के कारण हो सकता है। काफ़ी लंबे समय से अगर किसी बंदे में स्नोफीलिया रह रहा है, स्नोफीलिया है, तो उस कारण से भी सीओपीडी हमें देखने को मिल सकता है। इम्फाइसेमा के कारण हो सकता है। और एक बहुत रेयर केस में हमें कभी कभार जेनेटिक फैक्टर भी इन्फ्लुएंस करता है सीओपीडी को। ये कॉमन नहीं है, ये रेयर है। सबसे कॉमन जो हमारा है वो है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, स्मोकिंग और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ये सब बहुत कॉमन केस हमें देखने को मिलता है। इसके बाद अगर बात करें कि सीओपीडी के पेशेंट में हमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहला लक्षण तो ये मिलेगा भैया कि वो सांस ही ठीक से नहीं ले पाएगा, उसका सांस फूलेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि पूरा सांस ढंग से सांस नहीं ले पाएगा वो, ठीक है। इसे हम डिज्निया कहते हैं मेडिकल टर्म में। इसके बाद पेशेंट के चेस्ट में पेन हो सकता है, पेशेंट को चेस्ट पेन होगा। पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट यानी कि सांस लेने का जो रेट है वो हाई हो जाएगा, हाई रेस्पिरेटरी रेट हो जाएगा। इसके बाद बहुत ज़्यादा वीकनेस होगा, पेशेंट को बहुत वीकनेस होगा, पेशेंट फेंट भी कर सकता है। देन फिर इसके बाद स्पूटम डिस्चार्ज होगा, ठीक है, कफिंग के साथ स्पूटम डिस्चार्ज होगा। और ये स्पूटम का एक खास पैटर्न ये होगा कि ये रात में स्पूटम ज़्यादा डिस्चार्ज होता है, और अगर ठंडे का मौसम है, कोल्ड वेदर है, तो उस दौरान भी स्पूटम डिस्चार्ज ज़्यादा होता है। क्लियर। तो ये स्पूटम डिस्चार्ज होगा। और अगर हम स्टेथोस्कोप आला लगाकर हम सुनेंगे पेशेंट के ब्रीदिंग का साउंड, पेशेंट के रिस्पिरेशन का साउंड, तो हमें व्हीजिंग साउंड एक सुनाई देगा पेशेंट के लंग्स से, ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि हमें सीओपीडी के पेशेंट में देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करें कि ये सीओपीडी आगे चलकर कौन कौन से अलग अलग बीमारियों में कॉम्प्लिकेट कर सकता है, तो इसके कारण राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, रेस्पिरेटरी फेलियर, वेट लॉस, ये सब बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा मसल वीकनेस भी हमें देखने को मिल सकता है बहुत ज़्यादा। क्लियर। अब इसे डायग्नोज करने के बारे में बात करें कि कैसे हम पता करेंगे, तो सबसे बेस्ट उपाय है एक्सरे करने का। जो भी हमें क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं वो तो हम लेंगे ही कि पेशेंट का सिम्टम्स हम पूछेंगे, पेशेंट का जो भी सिम्टम्स होगा उससे भी हम एक निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। पर उसे कंफर्म करने के लिए, ठीक है, उससे 100% श्योर करने के लिए हम चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं। अगला हम चेस्ट का सीटी स्कैन करा कर देख सकते हैं। फिर ब्रोंकोस्कोपी एक टेस्ट होता है वो करा कर देख सकते हैं। देन फिर पीएफटी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ये करा कर देख सकते हैं। पीएफटी में तो हमें एक एक चीज़ क्लियर हो जाता है कि हम कितने, हमारा जो पेशेंट है वो कितना ml हवा इनहेल कर पा रहा है, कितना ml ऑक्सीजन इनहेल कर पा रहा है, कितना ml हवा छोड़ पा रहा है, एक एक चीज़ का डेटा हमारे पास अवेलेबल हो जाता है। इसके बाद अब अगर बात करें ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट का, तो सबसे पहले मैनेजमेंट में तो अगर हमारा पेशेंट स्मोकिंग करता है तो उस स्मोकिंग को किसी भी हाल में बंद करना है, अवॉइड स्मोकिंग। पहला तो मैनेजमेंट यही है कि उस स्मोकिंग को अवॉइड करना है। अगर ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर के कारण हुआ है सीओपीडी तो उसे भी अवॉइड करना है। ऐसे जगह पर जाने से बचना है जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एयर पोल्यूशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा हो, वैसे जगह जाने से बचना है हमें, ठीक है। इसके बाद कोशिश करना है फ्रेश एयर में रहें, फ्रेश एयर में सांस लें, तो उससे बहुत अच्छा फील होता है और वो रिकवरी में हेल्प भी करता है पेशेंट को। देन फिर दवाइयों के बारे में बात करें तो इसमें हम ब्रोंकोडायलेटर्स चलाते हैं, जैसे हमारे पास सल्ब्यूटामोल है। देन फिर उसके बाद ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ड्रग्स चलाते हैं, म्यूकोलाइटिक ड्रग्स चलाते हैं। इसके बाद जो सीओपीडी के पेशेंट्स होते हैं इनमें इन्फ्लुएंजा और न्यूमोकोकल इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा बना रहता है। तो बहुत सारे केसेज में हमें इन्फ्लुएंजा और न्यूमोकोकल का
वैक्सीनेशन भी देना पड़ता है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन एंड न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD। अगर इसमें कुछ भी परेशानी है तो बेशक पूछिए कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टा पर हमें DM कीजिए। आई विल ट्राई कि मैं सबका रिप्लाई करूं। और मैंने बोला था कि 1900 सब्सक्राइबर्स पर मैं Q&A वीडियो एक करूंगा, तो अगला वीडियो हमारा वही होगा Q&A। तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, वो चाहे आपके डाउट्स हो सकते हैं, कुछ भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टा पर हमें DM कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा सभी के क्वेश्चन का जवाब देने का। देन फिर अगला जो हमारा टॉपिक पर डिस्कशन होगा वो अगला या तो हमारा एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, जो दिल में छेद है, उस पर हो सकता है, नहीं तो हमारा जो दूसरा टॉपिक है एक्जिमा, इस पर, इस दोनों में से किसी एक टॉपिक पर अगला डिस्कशन होगा। क्लियर? तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड बी सेफ।